है तजुर्बों से जाना, इश्क जिम्मेदारी नहीं होती, ये तो हो जाता है, इसकी तैयारी नहीं होती। तो आइए आज मेरे साथ धृति और आकर्ष के इस खूबसूरत सफ़र पे मेरे साथ चलिए और लुत्फ़ उठाइए उनकी मोहब्बत भरी दास्तान के हर एक लम्हे का। आईने के सामने बैठी हुई धृति अपने सुंदर से काले लंबे बालों की चोटी गूंथ रही थी और साथ ही साथ अपने खूबसूरत लबों से कोई प्यारा सा नगमा गुनगुनाती जा रही थी। अचानक से कमरे में किसी के घुसने की आवाज़ हुई। पैरों की आवाज़ से ही धृति पहचान गई कि कोई और नहीं बल्कि उसके प्यारे पतिदेव आकर्ष हैं। लेकिन आकर्ष ने कमरे में घुसते ही बिस्तर पर रखी हुई उसकी सारी साड़ियाँ उठाकर ज़मीन पर फेंक दी। कितनी बार कहा है तुमसे, ये कूड़ा कचरा बिस्तर पर मत रखा करो, तुम्हें एक बार मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? आकर्ष ने बड़े ही गुस्से भरी आवाज में धृति से कहा। कूड़ा कचरा नहीं है, हमारी साड़ियाँ हैं, हमारे घर से आई थी, पूरे 5,000 की हैं, आपने बिस्तर से नीचे कैसे फेंकी? धृति ने अपनी जुगनू जैसी आंखें टिमटिमाते हुए कहा। दोबारा मुझे तुम्हारी कोई भी चीज बिस्तर पर नहीं दिखनी चाहिए, आकर्ष ने और तेज आवाज में बोला। और अगर दिख गई तो क्या करेंगे? धृति ने अपनी मोटी मोटी पलकी झपकाते हुए प्यार से पूछा। आकर्ष गुस्से से उबलता हुआ धृति के पास आया। धृति डर के मारे पीछे खिसकती दीवार से सट गई। अगर नजर आया तो तुम्हें तुम्हारे सामान के साथ उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगा। ये किस चीज की इतनी गंदी सी बदबू आ रही है? आकर्ष ने अपनी नाक को हाथ से दबाते हुए बोला। सरसों के तेल की, अभी अभी हमने अपनी चोटी बनाई है, अगर आप कहें तो आपके सर की भी मालिश कर दूं। धृति ने अपनी लंबी सी चोटी चाबुक की तरह घुमाई। कोई जरूरत नहीं है, गेट लॉस्ट। आकर्ष ने अपनी नाक को हाथों से बंद करते हुए कहा। हैं? क्या बोले? हिंदी नहीं आती का आपको? धृति अपने ठेठ देहाती अंदाज में बोली। मैंने कहा यहाँ से जाओ और दोबारा मेरे कमरे में बैठकर ये सरसों का तेल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आकर्ष ने बड़ी बेदर्दी से धृति का हाथ पकड़कर खींचा और उसे कमरे से बाहर धकेल दिया। 25 साल का आकर्ष लंदन के एक बहुत बड़े कॉलेज से MBA करके हाल में ही भारत वापस लौटा था। यहाँ कानपुर में अपने पिता का बिजनेस उसे ही तो संभालना था। रक्षित ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक रक्षित सिंह राजपूत का बड़ा बेटा आकर्ष, जिसने लंदन में रहकर खूब जिमिंग करके एक हैंडसम सी एथलीट बॉडी बनाई थी। माथे तक आने वाले बाल, गोरा रंग और 6 फुट का कद उसे किसी फिल्मी हीरो जैसा लुक देता था। बदकिस्मती यह रही कि आकर्ष के पिता रक्षित का कानपुर के ही पास एक जमीन को लेकर काफी समय से एक विवाद चल रहा था। रक्षित वहां चमड़े की फैक्ट्री लगाना चाहते थे, जबकि गांव के मुखिया किसी भी कीमत पर उस जमीन पर फैक्ट्री नहीं लगने देना चाहते थे। रक्षित ने पैसे देकर भी मुखिया जी को अपने पाले में लाने का प्रयास किया था और विफल हो चुके। मुखिया राम किशोर जी अपने ईमान के बड़े पक्के व्यक्ति थे। हालांकि रक्षित के रुतबे और शोहरत से वे काफी प्रभावित थे। ईमान कितना भी सच्चा क्यों ना हो, उसे बिकने के लिए एक अच्छी कीमत चाहिए होती है। आखिर में रक्षित सिंह राजपूत ने मुखिया जी के साथ एक बड़ा सौदा कर डाला। मुखिया जी की इकलौती बेटी धृति की शादी अपने बड़े बेटे आकर्ष से तय कर दी। आकर्ष ने जब इस रिश्ते से ना की तो उन्होंने आकर्ष को जायदाद और बिजनेस से बेदखल करने की धमकी दे डाली। बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाने की ख्वाहिश रखने वाले आकर्ष ने आखिर में अपने पिता के फैसले के आगे हार मान ली और इस तरह धृति राजपूत खानदान की बड़ी बहू बनकर घर में आ गई।
धृति चतुर्वेदी 20 साल की घोर गंवार लड़की, देखने में एकदम गुलबहार के फूल जैसी उछली खिलंदड़ स्वभाव की। उम्र का बचकानापन तो जैसे गया ही नहीं। जैसे तैसे जुगाड़ करके मुखिया जी ने उसे बीए तो पास करवा दिया, लेकिन बीए से ज्यादा कुछ भी पढ़ाना लिखाना उन्हें पैसों की बर्बादी ही नजर आया, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से ज्यादा रुचि तो धृति की किताबों के पन्नों की नाव और एरोप्लेन बनाने में होती थी। मुखिया जी ने ऊंचे घराने में ब्याह कर फटाफट अपनी इकलौती जिम्मेदारी से भी मुक्ति पाली। दान दहेज में रक्षित जी को जमीन जायदाद तो मिली ही, साथ ही उनकी फूड मिल्स के लिए कच्चे माल की सप्लाई मुखिया जी के खेतों से होने लगी। बिरादरी वाले राजी नहीं थे कि आखिर बामन की बिटिया ठाकुरों में क्यों ब्याही जाए। आखिर बामनों में अच्छे लड़कों का अकाल था क्या। लेकिन मुखिया जी को तो रक्षित राजपूत की शानो शौकत में पलती बढ़ती अपनी लाडली नजर आ रही थी। धृति भी घर के हर कामकाज में एकदम निपुण थी, चाहे रसोई हो या घर की साज सज्जा। धृति के होते हुए मुखिया जी का आंगन हमेशा गाय के गोबर से लिपा पुता और चमचमाता नजर आता था। खाने में दही बड़े से लेकर कड़ी पकौड़ी तक शायद ही ऐसा कोई पकवान था जो धृति को बनाना नहीं आता था। लेकिन धृति की किस्मत में गाय के गोबर से लिपा पुता आंगन नहीं, बल्कि ग्रेनाइट और संगमरमर से चमचमाते हुए फर्श लिखे थे। भला उसे कितने भी पकवान बनाने क्यों ना आते हों, लेकिन गांव की गंवार और जाहिल समझकर उसे रसोई में घुसने भी नहीं दिया जाता था। ना ऐसा भी नहीं था कि ससुराल में उसका शोषण किया जाता था, लेकिन उसकी हरकतों से सब परेशान हो चुके थे। एक दिन धृति रसोई में खाना बनाने गई तो उसने गर्म माइक्रोवेव में बिना ग्लव्स पहने ही अपना हाथ डाल लिया और हाथ चला लिया। उससे भी बुरा हुआ जब एक दिन उसने वैक्यूम क्लीनर से अपना कमरा साफ करने की कोशिश की और वैक्यूम क्लीनर में अपनी साड़ी ही फंसा ली। शुक्र था कि उस समय उस कमरे में आकर्ष के अलावा और कोई भी नहीं था, लेकिन उसे वैक्यूम क्लीनर चलाना सिखाने के बजाय आकर्ष ने उसका हाथ मरोड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। उसके बाद से सब ने धृति से तौबा ही कर ली और बाकी काम नौकरों से ही कराना ठीक समझा। धृति की मासूमियत इस हद तक थी कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है उसके लिए उसकी जानकारी सिर्फ टीवी सीरियल्स तक ही सीमित थी। जब भी आकाश उसके आसपास होता था तो उसे कुदकुदी महसूस होती थी। वो चाहती थी कि आकाश उसके साथ वैसी ही हरकतें करे जैसी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में हीरो हीरोइंस के साथ करते हैं। लेकिन आकाश को तो धृति फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। जब आकाश कमरे में नहीं होता था तो धृति उसकी शर्ट्स को बाहों में समेटकर झूम जाती थी। आकाश उसकी कितनी भी बेइज्जती कर ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। कारण भी था, आकाश के अलावा वो घर में सबकी चहेती थी, चाहे सास ससुर हो या इकलौता देवर अर्नब। भले ही आकाश की शादी के पीछे कुछ राजनीतिक और कूटनीतिक कारण रहे हों, लेकिन उसके सास ससुर यानी शोभा और रक्षित को तो धृति पहली नजर में ही भा गई थी। और इन सब से भी ज्यादा प्यारी थी उसे अपनी ददिया सास यानी आकाश की दादी। जल्दी ही 80 का आंकड़ा पार करने वाली दादी चलने फिरने से लाचार थी। उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए कई सारे नौकर चाकर भी लगाए गए थे। उनका कमरा अलग था। धृति ने सारे नौकरों को हटाकर उनका सारा काम अपने हाथों में ले लिया। वैसे भी उसे घर का तो कोई काम करना ही नहीं होता था, इसलिए बस सारा दिन दादी जी के आगे पीछे लगी रहती। कभी सरसों के तेल से उनके जर्जर हाथ पैरों की मालिश करती, कभी उनके सर में बचे कुचे बालों की लंबी सी सुंदर चोटी कूटती।
गर्म पानी करके उन्हें अपने हाथों से मल मल कर नहलाती। सुबह, शाम और रात का खाना अपने हाथों से उन्हें खिलाती। दादी माँ भी अपनी पतोहू पर वारी जाती। कहते हैं ना, अपनापन इंसान की हर बीमारी को ठीक कर देता है। कहाँ तो दादी माँ खुद करवट भी नहीं ले पाती थी और अब बिना किसी मदद के खुद उठकर पलंग पर बैठ जाती थी। धृति दादी माँ की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती थी। दादी माँ भी उसे भर भर कर आशीर्वाद देती थी। खूब नान नान लड़का बिटिया, तुहार बुदिया में खेले बिटिया, तुहार सुहाग बना रहे। दादी माँ को क्या पता था कि उनका प्यारा सा पोता लड़के बच्चे होने की तो नौबत ही नहीं आने देता था। घर में अपने देवर के रूप में उसे एक बहुत प्यारा दोस्त भी मिल गया था। नाम था अर्नब सिंह राजपूत, आकर्ष का छोटा भाई और रक्षित सिंह राजपूत का छोटा बेटा। अर्नब धृति का हम उम्र था, इसलिए दोनों में खूब छनती थी। वो धृति को भाभी कहने की बजाय उसके नाम से ही बुलाता था। इस बात के लिए उसे घर में कई बार डांट पड़ चुकी थी, लेकिन उसके कानों पर जूं नहीं रेंगती थी। पूरे घर में अगर उसे किसी से डर लगता था तो वो था उसका बड़ा भाई आकर्ष। अर्नब शहर के एक नामी गिरामी कॉलेज से बीबीए कर रहा था, बिजनेस जिसमें उसकी जरा भी रुचि नहीं थी। उसे तो गाना गाने का शौक था, उसे सिंगर जो बनना था। ए धृति, इधर आओ ना मेरे साथ। अर्नब धृति का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला। अरे रे रे रे, रुको तो, क्या काम है, बोलो ना। दादी माँ के कमरे में चादर बिछाती हुई। और इसी के साथ इस कहानी का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी पाठकों का मेरे साथ बने रहने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।